सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। सर मणिपुर पे मुझे बात करनी थी आपसे, क्योंकि 500 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। मणिपुर लगातार चल रहा है। हमने ग्रेनेड अटैक वहां पर देखे, वो भी ड्रोन से, और रॉकेट अटैक भी हमने देखे। अब देख रहे हैं कि लगातार टेंशन मणिपुर में बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाएंगे। वो रूस यूक्रेन जाकर आगे अमेरिका जाने की तैयारी में है, लेकिन मणिपुर कब जाएंगे, इसको लेकर मणिपुर की जनता भी सवाल पूछ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मणिपुर कुकी और मैतेई का जो विवाद है वो तमाम लिमिट को क्रॉस कर चुका है, और अब तमाम आधुनिक हथियारों का दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। मणिपुर पुलिस हो, मणिपुर के कमांडो फोर्स हो, या दूसरी सीएपीएफ की बटालियन हो, वो अभी भी वहां पर शांति कायम करने में नाकाम रही है। इसी को लेकर मुझे बात करनी थी सर। कहां चूक देख रहे हैं आप, क्योंकि एक लंबा वक्त होता है सर। 500 दिन बहुत होते हैं, और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। आप कहां देख रहे हैं कि कहां चूक हो रही है, जहां मणिपुर को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? राजेश जी, सबसे पहले मणिपुर को समझने के लिए थोड़े इतिहास में पीछे जाना होगा, और फिर वर्तमान समय में पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ, ये दोनों चीजें जब तक हम समझेंगे नहीं, मणिपुर को समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक एक मिनट दोनों पे लूंगा। सबसे पहले हम मणिपुर के इतिहास में जाते हैं। 1810 में पहली बारी अमेरिका में जो अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें जो ईसाई धर्म है वो दुनिया में फैलाना चाहिए। 18 फरवरी 1821 को जो पहला दंपति था, हस्बैंड वाइफ, वो अमेरिका से एक मर्चेंट नेवी शिप में जिसका नाम था कैरावान, उसमें वो चल पड़े भारत के लिए। और वो मिड जून 1821 को वो कलकत्ता पहुंचे, और वहां से फिर वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाने लगे और ईसाई धर्म को फैलाने लगे। अब जब वो 1821 में कलकत्ता पहुंचे और नॉर्थ ईस्ट में गए, तब भारत के नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जातियां थी, उनके बीच में लड़ाई होती रहती थी। वहां पे अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये जो अमेरिकी दंपति था, इन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया, और जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में शांति आने लग गई, उनके बीच के लड़ाई झगड़े कम होने लग गए। अब 21 सितंबर 1949 को, तब तक मणिपुर एक आजाद देश था। हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन उसके 2 साल तक मणिपुर एक आजाद देश था, वो भारत में विलय नहीं हुआ था। लेकिन 21 सितंबर 1949 को जो मणिपुर के राजा थे बोध चंद्रा, उन्होंने फैसला किया भारत में विलय होने का, और उसके बाद मणिपुर भारत में विलय हुआ एक राज्य के तौर पे। 1950 मार्च में इराबोट नाम के एक मणिपुरी रेजिडेंट थे, उन्होंने रेड गार्ड्स नामक संस्था बनाई, और उन्होंने विरोध किया कि बोध चंद्रा ने मणिपुर को भारत में क्यों विलय किया है। और मार्च 1950 से मणिपुर में अस्थिरता, अशांति आनी शुरू हो गई, और फिर कई गुट बने, लड़ाई झगड़े चलते रहे, जिसके बारे में हम सारे जानते हैं। लेकिन 23 अगस्त 2008 को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट हुआ मणिपुर सरकार में, और वहां के जितने ये संगठन थे जो लड़ रहे थे, और 23 अगस्त 1908 से लेके पिछले साल फरवरी तक वहां पे शांति रही, कोई वहां पे ऐसी हिंसक घटना नहीं हुई। लेकिन पिछले साल फरवरी में मणिपुर की राज्य सरकार ने एंक्रोचमेंट्स को निकालना शुरू किया, जो अवैध तरीके से कई जमीनों पे स्थापित थे, खास करके चुराचांदपुर में, कांगपुई में इलाकों में उन्होंने एनरोचमेंट्स को निकालना शुरू किया। इसकी वजह से वहां के स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ना शुरू हो गया। मार्च 2023 को मणिपुर सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, जो 23 अगस्त 2008 को हुआ था, जिस वजह से शांति आई थी 15 साल तक, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मणिपुर के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में काफी अशांति शुरू हो गई, अस्थिरता शुरू हो गई, और जिसकी वजह से वहां पे आए गए दिन प्रदर्शन होते रहे। और फिर जब 3 मई पिछले साल को
मणिपुर हाई कोर्ट की जजमेंट आई कि मेतीस को कंसिडर करो रिजर्वेशन के लिए, उसके बाद तो जो बवाल मचा वो आज तक थमा नहीं, वो चल ही रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन वो चल ही रहा है। अब मैंने ये जो एक एक मिनट लिया मणिपुर के इतिहास को और मणिपुर के वर्तमान समय को समझाने के लिए, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि मणिपुर में जो 15 साल की शांति थी अगस्त 2008 से फरवरी 2023 तक, वो भंग हो गई। और इसी साल 15 अप्रैल 2024 को असम राइफल्स, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर एक संस्था है और जिसमें अधिकतर अफसर जीएसओ जवान भारतीय सेना के जाते हैं और जो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा ऑपरेट करती है, असम राइफल्स ने 15 अप्रैल इसी साल को रिपोर्ट सबमिट की होम मिनिस्ट्री को, और ये द मिंट पब्लिकेशन में इसका खुलासा है। और असम राइफल्स ने साफ तौर पे मणिपुर की सरकार को दोषी ठहराया जो वहां पे अशांति चल रही है। अब असम राइफल्स, जो कि भारत सरकार की संस्था है, जो कि मैक्सिमम जिसमें फौजी लोग हैं, उनकी ये रिपोर्ट जो सबमिट हुई, ये वाकई में एक गहरी सोच विचार करने वाली रिपोर्ट। अब 50, आपने सही कहा, 500 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, वहां पे अशांति है, अस्थिरता है, आए गए दिन लोगों की मौत होती है। सबसे पहली जो चीज करनी होगी अगर हम मणिपुर में शांति चाहते हैं, हमें वहां ऐसी कमेटी का संगठन या स्थापना करनी होगी जिसमें न्यूट्रल लोग हों, जिसमें ना कुकी हो ना मेती हो, नॉन कुकी हो नॉन मेती हो, जो किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई झुकाव ना हो, लगाव ना हो, इंडिपेंडेंट लोग हों। और ये कमेटी जब स्थापित होगी तो ये ऐसी ही प्रक्रिया वहां पे शांति ला सकती है, अन्यथा जिस तरह से चल रहा है वहां बहुत मुश्किल है। मैं पिछले साल दिसंबर में मणिपुर गया था और मैंने वहां ग्राउंड पे देखा कि ये जो डिवाइड है ये बहुत ज्यादा हो चुका है। जगह जगह पे कुकी वापस जाओ, मेथी वापस जाओ के पोस्टर थे, और ऐसी जगहें जो बिल्कुल क्लियरली है, कुकी उस साइड नहीं आ सकते, मेथी इस साइड नहीं आ सकते, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। सिचुएशन वाकई बहुत गंभीर है। और इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, अब तक हम आपके चैनल पे टू फ्रंट वॉर का जिक्र करते आए हैं, लेकिन जो किस्सा, जो वारदात बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुई, जिसमें शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, और जिस तरह से बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है, और साथ में हमारे मणिपुर में अशांति, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, ये सारी चीजें अब 3.5 फ्रंट वॉर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और इंटरनल टेररिज्म। और ये 3.5 फ्रंट वॉर अगर हकीकत हो गई, ये भारत के लिए इतनी दिक्कत पैदा करेगी कि इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो बहुत जरूरी हो जाता है सबसे पहले अपने देश के अंदर स्थिरता लाना, शांति लाना, जिन जिन राज्यों में आतंकवाद है उनको खत्म करना, और उसके बाद फिर बांग्लादेश को टैकल करना। पाकिस्तान, चीन को तो हम जितना भी टैकल कर लें वो तो बाज नहीं आएंगे, वो तो हमारे दुश्मन देश हैं। तो बहुत जरूरी है मणिपुर को टैकल करना, क्योंकि मणिपुर बॉर्डर स्टेट है। और हालांकि भारत के सारे स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉर्डर स्टेट्स की महत्वता ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वहां से वो कई देशों के साथ उनके बॉर्डर होते हैं और हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो मणिपुर को सॉल्व करना, सुलझाना प्राथमिकता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब मैं 2-3 पॉइंट आपसे और मणिपुर को लेकर समझना चाहूंगा सर, क्योंकि 17 साल आर्मी में मैंने दिए, हमने इंसास इस्तेमाल की, एसएलआर इस्तेमाल की, AK-47 इस्तेमाल की, LMG, MMG, तमाम तरह के हथियार इस्तेमाल किए। लेकिन जो कुकी और मतई के पास हथियार देख रहा हूं सर मैं, उसमें M4 राइफल है जो अमेरिका की राइफल है, कुछ जर्मनी की राइफल्स का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और अलग अलग टाइप के हथियार, नए नए हथियार। और ये कहां से पहुंच रहे हैं सर, इसकी एक्सेस कहां से हो रही है? कौन है जो कुकी मैतेई को इस प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स दे रहा है? कौन है जो ड्रोन्स उनको दे रहा है, ड्रोन की प्रैक्टिस करा रहा है कि किस प्रकार से आपको ड्रोन से, जहां पे पब्लिक गैदरिंग है वहां से अटैक करना है, वहीं पे आपका जो ग्रेनेड है, रॉकेट लॉन्चर है, वहीं पर होना, गिरना चाहिए। रॉकेट का भी इस्तेमाल हुआ है। तो कोई तो है सर जो उनको ट्रेनिंग करा रहा है कि इस प्रकार से आप पाइप में बारूद फिट करिए, और प्रैक्टिस करा रहा है। क्या कोई बड़ी ताकत है
मैं चीन से हटकर इशारा कर रहा हूं कि क्या कोई बड़ा देश है जो एक बड़ा खेल खेल रहा है सर? राजेश जी, एक किताब है ग्रेट गेम ईस्ट, जो कि बर्टल लिंटनर ने लिखी है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले ये किताब जरूर पढ़ें। इसके अंदर बर्टल लिंटनर ने बड़े आंकड़ों के साथ और बड़े फैक्ट्स के साथ बताया है कि जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये जो जगह है, इस पे चीन कितनी तरह से अग्रसर और आक्रामक हो चुका है, और चीन के मंशे हैं इस पूरे इलाके पे कब्जा करने के। जो म्यांमार में हो रहा है वो एक सिर्फ उसका एक ट्रेलर है। अब आपके प्रश्न पे बिल्कुल साफ तरीके से बोलते हुए, क्योंकि मेरे को मेरी आदत नहीं है घुमा फिरा के बोलने की, जैसे अधिकतर डिफेंस एनालिस्ट इंडिया में करते हैं, मैं आपके प्रश्न का एक शब्द में उत्तर दूंगा, चीन। क्योंकि चीन के पास इतना पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है। ये कड़वा सच है, लेकिन यह हकीकत भी है। वो इन आतंकवादी जो संगठन हैं कहीं पे भी, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, पाकिस्तान एक मुखौटा है, आईएसआई मुखौटा है, असली ताकत चीन है। ये जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय आतंकवादी संगठन है, ऐसे ही जो ये लेटेस्ट हथियार, जो ये लेटेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मिल रही है मणिपुर से, इसको चीन पूरी तरह से सप्लाई कर रहा है। और चीन के जो मंसूबे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि अगर हम उसके बारे में खुले तौर पे नहीं बोलेंगे, आने वाले समय में हमारी दिक्कत होगी। आपने सही कहा, हमने फौज में ऐसे हथियार नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ऐसे हथियार जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से मिल रहे हैं, मणिपुर से मिल रहे हैं। M4 अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स हैं, लेटेस्ट सिग्नल इक्विपमेंट है। तो ये तो चीन के अलावा तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक पॉइंट और, क्योंकि जब शेख हसीना का तख्ता पलट होना था, उससे पहले उन्होंने एक चीज कही थी कि कोई व्हाइट मैन है जो चाहता है कि यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट को बसाया जाए, और उसमें कुछ म्यांमार का हिस्सा हो, कुछ मणिपुर का, कुछ मिजोरम का हिस्सा हो, और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का हो। तो क्या हम CIA को, अमेरिका को क्लीन चिट दे सकते हैं? अभी हाल ही में डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश का दौरा भी किया है, मोहम्मद यूनिस से उनकी मुलाकात भी हुई है, और पैसा भी जमकर दिया बांग्लादेश को सर। राजेश जी, पहली बार मैं डोनाल्ड लू पे आऊंगा। डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश का दौरा किया, डोनाल्ड लू ने भारत का दौरा किया। अगर हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू की ऐसी गतिविधियों में हाथ है, तो हम उसको भारत क्यों आने दिया? और अभी भी भारत आया वो इसी साल अप्रैल में भी भारत आया जब वो चेन्नई गया। तो अगर ऐसे लोग हैं, उनको हम परमिशन क्यों दे रहे हैं भारत आने की? अगर मेरे को किसी इंसान पे कोई शक है, मैं उसको अपने घर के अंदर क्यों मैं घुसने दूंगा? तो पहली बात तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। जब मैं बच्चा था, 80 के दशक में स्कूल जाता था, तब भी मैं पेपरों में पढ़ता था विदेशी हाथ है, अभी मैं पढ़ता हूं। आखिर ऐसा क्या है इतने 40 साल में विदेशी हाथ को उखाड़ फेंक नहीं पाए? पहले तो हमें अपनी पॉलिसीज पे, अपने प्लान्स पे हमें गौर करना होगा। बाकी इल्जाम लगाना तो दूर की बात है, वो तो मैं बचपन से ही देखता हूं। दूसरी चीज, एक पॉइंट और थोड़ा सा समझाइए सर कि असम राइफल के ऊपर तमाम CFPF जो वहां पे बटालियन तैनात है, या हम कहें कि मणिपुर पुलिस या मणिपुर कमांडो फोर्स, उनके ऊपर ना कुकी विश्वास कर पा रहा है, ना मैतेई विश्वास कर पा रहे हैं। CM को लेकर भी कुकी के मन में कई सवाल हैं। इस बीच क्या एक राष्ट्रपति शासन के बारे में सोचा जा सकता है? क्या आर्मी के हवाले पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दिया जा सकता है? इसके ऊपर विचार किया जा सकता है कैसा? राजेश जी, अभी कुछ दिन पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल नायर, जो कि अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं डॉक्टर जन असम राइफल्स की अपॉइंटमेंट से, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जो मणिपुर पुलिस है वो कुकी और मेती खेमों में बट चुकी है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। ये उन्होंने बिल्कुल सही बयान दिया। मेती, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया शो के, मेती वाले कुकी इलाके में नहीं जाना चाहते, कुकी वाले मेती इलाके में नहीं जाना चाहते। यही हाल उनके पुलिस फोर्स का हो चुका है, वो भी अनऑफिशियल तौर से बढ़ चुकी है। मेरे को जो मेरी पर्सनल राय है, इस वक्त वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। अगर हम उस राज्य को बचाना चाहते हैं, वहां पे ये आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं। देखिए, 1983 में जब कांग्रेस सरकार थी, सेंटर पे श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की ही सरकार पंजाब में थी, दरबारा सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। लेकिन पंजाब में इतने हालात बिगड़ गए कि
श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस की अपनी सरकार को पंजाब में बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में है सेंटर पे, वो अपने राज्य पे भी अगर पार्टी उसको नहीं बर्खास्त कर सकती, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा राष्ट्रीय हित है। और राष्ट्रीय हित ये कहता है कि मणिपुर में शांति आनी प्राथमिकता होनी चाहिए, अन्यथा अगर वहां हालात और बिगड़ गए तो हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। चीन पाकिस्तान तो वेट कर रहे हैं। आपने इससे पहले बांग्लादेश का प्रश्न पूछा, मैं इसके साथ लिंक करता हूं। अगर अपना ही घर में शांति होगी तो दूसरा पड़ोसी क्या उसमें उंगली कर पाएगा, दखल कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की गलत नीतियां थी, गलत नीयत थी। 15 साल तक उन्होंने डिक्टेटर की तरह वहां पे शासन किया। पाकिस्तान चीन को मौका मिल गया। आज हम मणिपुर में शांति नहीं लाते हैं, चीन ऑलरेडी वहां पे लेटेस्ट हथियार दे रहा है। अगर ये चीज चलती रही वहां, चीन पाकिस्तान और सक्रिय हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है हमें मणिपुर